हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिकोत्तर काल पढ़ा रहा था और वैदिकोत्तर काल में ही मैंने आपको पिछला लेक्चर में जो विदेशी आक्रमण के बारे में बताया। तो मैंने बताया था कि प्राचीन काल में और या वैदिकोत्तर काल में 600 बीसी से 300 बीसी में दो आक्रमण हुए थे। एक फारसी आक्रमण या ईरानी आक्रमण या हखमनी आक्रमण, और दूसरा क्या था, सिकंदर का आक्रमण या यूनानी आक्रमण। ठीक। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको फारसी आक्रमण या पर्शियन इन्वेजन बता दिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस क्लास में हम सिकंदर का आक्रमण या अलेक्जेंडर इन्वेजन के बारे में बताएंगे। ठीक। तो आइए हम बोर्ड पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है, सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को और क्या कहा जाता था? अलेक्जेंडर। सिकंदर इन्वेजन या अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक। अच्छा, इसका टाइम पीरियड देखिए। यह आक्रमण कब हुआ या इसका समय क्या है? 326 बीसी। टाइम क्या इसका है? यानी कि 326 बीसी में यह आक्रमण हुआ था। अच्छा, यह आक्रमण हुआ कहाँ था? इंडिया पे। इंडिया के कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम में हुआ था। ठीक। और टाइम पीरियड उसका क्या है? 326 बीसी में यह आक्रमण हुआ था। अच्छा, सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। ठीक। यूनान में भी कहाँ का? मैसिडोनिया का। ठीक। तो सिकंदर यूनान का था, यूनान में मैसिडोनिया का था। अच्छा, इसके पिता, सिकंदर के पिता क्या थे? मैसिडोनिया के राजा हुआ करते थे। ठीक। तो ये मैंने आपको एक मैप बनाया है। देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है और ये कुछ नदियों के नाम मैंने लिखा है। ठीक। ये अपना मगध साम्राज्य है जिसमें धनानंद मैंने लिखा है। ठीक। तो ये वाली नदी जो है सिंधु नदी है। ये वाली जो नदी जो आके सिंधु नदी में मिल जा रहा है, ये झेलम नदी है, मैंने लिखा है नाम। ये चिनाब नदी है और ये ब्यास नदी है। ठीक। तो सिंधु सिंधु नदी सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में एक व्यक्ति था। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? आम्भी। क्या नाम था उसका? आम्भी। तो मैंने यहाँ पे आम्बी लिखा है। अच्छा, आम्बी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का राजा था। ठीक। आम्बी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में एक राजा था, उसका नाम था आम्बी। ये आम्बी कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। ठीक। अच्छा, झेलम नदी और चिनाब नदी के बीच में एक राजा था जिसका नाम था पोरस। ठीक। और ये ब्यास नदी है। ठीक। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच आम्भी राजा था, झेलम और चिनाब के बीच पोरस था। ठीक। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया, जब सिकंदर भारत के नॉर्थ वेस्ट पे आक्रमण किया, तो आम्भी ने क्या किया? भाई, आक्रमण करेगा तो सबसे पहले आम्भी से मुलाकात होगी सिकंदर की। तो आम्भी ने क्या किया? आम्भी को लोग क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। एक तरह से दोगला किस्म का आदमी था आम्भी। क्या था? दोगला किस्म का, जो भारतीय भाषा में हम लोग कहते हैं देशद्रोही। आम्भी ने किसका साथ दिया? सिकंदर का साथ दिया। ठीक। यानी कि सिकंदर से आम्भी मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि आम्भी और पोरस में आपस में क्या थी? प्रतिद्वंदता थी। ये दोनों लोग एक तरह से मानिए कि अ, आपस में किसी भी वर्चस्व के लिए, दोनों आपस में क्या थी? दोनों आपस में प्रतिद्वंदिता थी, इसलिए आम्बी और पोरस में कभी नहीं बनती थी। ठीक। तो आम्बी किसका साथ देगा? सिकंदर का। तो इसलिए आम्बी को लोग क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। ठीक। तो आम्बी ने जब सिकंदर का साथ दिया तो अगला युद्ध किससे होगा सिकंदर का? आगे पोरस है, तो पोरस से होगा। ठीक। अच्छा, तो जब सिकंदर आगे बढ़ा, आम्भी के साथ मिलकर जब सिकंदर आगे बढ़ा, तो आगे कौन सा राजा मिला? पोरस। तो सिकंदर और पोरस में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक। तो जब सिकंदर और पोरस में युद्ध हुआ तो सिकंदर, आम्भी और पोरस के बीच में ये एक नदी थी। तो ये कौन सी नदी है? झेलम नदी है। तो इसी झेलम नदी के किनारे, जो मैंने इसे डॉट डॉट बनाया है, इसी झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ। ठीक। अच्छा, क्योंकि यह युद्ध जो है झेलम नदी के किनारे हुआ, इसलिए इस युद्ध को क्या मैंने लिखा है? झेलम का युद्ध। ठीक। इस युद्ध को मैंने क्या कहा? झेलम का। झेलम का युद्ध क्यों? क्योंकि यह युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको झेलम का युद्ध कहा गया। ठीक। और इस झेलम का नाम
वैदिक साहित्यों में वितस्ता है। मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। इसी झेलम का नाम वैदिक साहित्य में क्या है? वितस्ता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वितस्ता का, इसलिए इसको वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हाइड स्पीच का युद्ध। तो चूंकि भारतीय इतिहासकार वैदिक साहित्यों में, वैदिक साहित्यों से और झेलम नदी के तमाम ये नाम झेलम वितस्ता लिए, लेकिन यूनानी इतिहासकार भी तो रहे होंगे भाई। भारत का आम्भी पोरस इन सब के बारे में भारतीय इतिहासकार ने लिखा, लेकिन सिकंदर तो यूनान का था। तो यूनानी इतिहासकार भी तो कुछ इतिहास लिखे होंगे कि हाँ अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत पे। तो उन्होंने इस युद्ध का क्या नाम दिया है? यानी यूनानी इतिहासकार ने क्या नाम दिया है? हाइडेस्पीज का युद्ध। तो इस सिकंदर के आक्रमण का तीन नाम है, तीन युद्ध, इसके तीन नाम है, इस युद्ध के तीन नाम है। झेलम का युद्ध, या वितस्ता का युद्ध, या हाइडेस्पीज का युद्ध। ये तीनों क्यों है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अच्छा, अच्छा, जब यहाँ सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई तो आपको पता ही होगा कि पोरस की हार हुई। ठीक, अच्छा, जब पोरस हार गए तब सिकंदर ने पूछा कि भाई अब आपके साथ क्या किया जाए। जब पोरस हार गए तो सिकंदर ने पूछा कि भाई अब आपके साथ क्या किया जाए। तब पोरस ने कहा कि जैसा एक एक वीर राजा दूसरे वीर राजा के साथ करता है। ठीक, तो सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसके बाद सिकंदर ने क्या किया? पोरस को उसका साम्राज्य वापस कर दिया। ठीक, और वापस करके फिर आगे बढ़ा। ठीक, आगे बढ़ा तो फिर आगे कौन सी नदी आ गई? ब्यास नदी आ गई। ठीक, तो जब आगे ब्यास नदी आ गई, तो जब सिकंदर ब्यास नदी के पास पहुंचा तो उसके जो सिकंदर के जो सैनिक थे वो क्या कहे कि भाई अब हम इस नदी को हम लोग पार नहीं करेंगे, हम लोग बहुत थक गए हैं, अब हम लोग ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। तो सिकंदर के सैनिक क्या कहे? टाइम टाइम फिश बोल दिए कि अब हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इस नदी को हम लोग पार नहीं करेंगे। ठीक, तो सिकंदर को मजबूर होकर सिकंदर क्या हुआ? मकरान तट, यहीं से आप ऐसे जाएंगे तो ऐसे यहीं पे मकरान तट है। मकरान तट होते हुए कहाँ लौट गया? बेबीलोन। ठीक, मकरान तट होते हुए ऐसे यहीं पे मकरान तट है, तो मकरान तट होते हुए बेबीलोन चला गया। ठीक, अच्छा, बेबीलोन जब गया तो जो बेबीलोन गया तो इनको, क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर की मृत्यु मच्छर काटने से हो गई। सिकंदर की मृत्यु मच्छर काटने, बेबीलोन में मच्छर उसको काटा और सिकंदर मर गया। तो भाई जब सिकंदर, इतने बड़े बड़े सिकंदर मच्छर काटने से मर जा रहे हैं, अब आप ये सोचिए इतने बड़े बड़े सिकंदर। आजकल भारत में भी क्या फैला है? डेंगू और मलेरिया का कहर बरपरा और अच्छे अच्छे निपट जा रहे हैं। ठीक, तो अच्छे अच्छे लोग, यानी कि सिकंदर मच्छर से मर गया, बड़े बड़े सिकंदर मच्छर से चले गए, तो बेबीलोन में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है, मकरान तट हुए जाता है। तो अच्छा, जब सिकंदर लौटा तो इसमें दो व्यू है, दो मत है। जो यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर की सेना जो है वो थक गई थी और कही कि अब हम लोग इस नदी के आगे, ब्यास नदी के आगे नहीं जाएंगे। तो सिकंदर हार मान के या विवश होकर सिकंदर वापस चला गया। ये कौन इतिहासकार कहते हैं? यूनानी इतिहासकार कहते हैं। लेकिन भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं? भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि जब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ तो सिकंदर एक छोटे राजा से इतना भयंकर युद्ध हुआ, भारत का एक छोटा सा राजा पोरस, जिससे इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सिकंदर को पता चल गया कि भारतीय राजा इतने बलशाली, इतने प्रतापी होते हैं, एक छोटा सा राजा। तो जब सिकंदर को ये पता चला कि पूरे भारत पे भी एक लोग शासन कर रहा है, एक आदमी शासन कर रहा है, जब एक छोटा राजा पोरस से ही हाल हो गई तो पूरे भारत पे जो शासन कर रहा है, ये जानकर सिकंदर की हालत क्या हो गई? क्या हो गई? पतली हो गई कि इतने बड़े साम्राज्य पे, इतने बड़े भारत पे, मतलब भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे किसका शासन था उस समय? धनानंद का था। तो यह बात जब सिकंदर को पता चली तो सिकंदर की पतलून ढीली हो गई। ठीक, तो
ये सिकंदर की पतलून ढीली गई और सिकंदर वहां से मतलब ब्यास नदी से लौट गया, ये कौन कहता है? अच्छा उस अ, बताए कि जब पोरस के पास, पोरस से जब युद्ध हुआ तो इसके पास कुछ ही सेना थी, लेकिन बहुत भयंकर युद्ध हुआ और आसानी से पोरस हार नहीं माना। लेकिन जब ये बात पता चली कि भारत के पास एक ऐसा साम्राज्य है जहां घनानंद शासन करता है और उसके पास 6 लाख सेना है, 6 लाख सेना, ये कौन इतिहासकार करते हैं? भारतीय इतिहासकार करते हैं। अच्छा, जब भारतीय इतिहासकार कहेंगे कि 6 लाख सेना है, तो उस पे कमेंट जो करेगा, कमेंट क्या करेंगे? कहेंगे उस समय तो 6 लाख जनसंख्या ही नहीं थी, तो 6 लाख सेना कैसे हो गई? ऐसे भी लोग सोचते हैं कि भाई उस समय 6 लाख जनसंख्या ही नहीं, तो 6 लाख सेना कहाँ से हो गई? तो ऐसे ही इतिहास क्या होगा, फिर इस पे कोई कमेंट करेगा, फिर आगे बढ़ेगी। ऐसे ही इतिहास का डेवलपमेंट होता है, इसी तरह इतिहास कमेंट करके आगे बढ़ता है, इनरिच होता है। ठीक। तो भाई सिकंदर तो अब वापस चला गया है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो मगध साम्राज्य ये धनानंद शासन करता था, और सिकंदर कैसे मकरान तटे हुए बेबीलोन। अच्छा, बेबीलोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेबीलोन कहाँ है। बेबीलोन मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया, इराक, इराक में दक्षिणी मेसोपोटामिया में छोटे छोटे शहर थे, बेबीलोन, अक्कद, ये सब सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये बेबीलोन वहीं पे है, कहाँ पे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में भी दक्षिणी मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया था कहाँ? इराक में। ठीक। तो मृत्यु उसकी कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई। कैसे? मच्छर काटने से। ये यूनानी इतिहासकार कहते हैं। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि वो ऐसे ही डर के भाग गया। ठीक। तो ये तो हो गया आपका, ये इसी तरह आपको दिमाग में रखना है। इसी तरह, इस तरह से दिमाग में आप रखेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। बट ऐसे ही जो डायग्राम है इसको दिमाग में रखिए। ठीक। तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक। अच्छा। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे मैंने तीसरा लिखा है गुरु इसके अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। ठीक। अच्छा, अरस्तु थे तो अरस्तु के गुरु कौन थे? भाई सिकंदर के गुरु तो अरस्तु थे, तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। तो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ठीक। अच्छा, इस अरस्तु को कई चीजों का पिता कहा जाता है, पापा। कई चीजों का, अरस्तु को कई चीजों का पिता कहा जाता है। जाके आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा कि अरस्तु किस किस चीज के पिता हैं। ठीक। अरस्तु को इंग्लिश में क्या जाता है? एरिस्टोटल। इंग्लिश में क्या इसको कहेंगे? अरिस्टोटल। ठीक। तो ये सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, इनके गुरु प्लेटो, इनके प्लेटो के गुरु सुकरात। ठीक। तो ये हो गया भैया सिकंदर का आक्रमण। अच्छा। अच्छा, जब ये आक्रमण हुआ तो भाई जब कोई किसी चीज पे आक्रमण करेगा तो उस चीज पे, उस आक्रमण का कुछ प्रभाव ही तो होगा। सिकंदर ने जब भारत में आक्रमण किया तो उसका कुछ प्रभाव भी हुआ। तो अच्छा, प्रभाव को लेकर भी दो मत है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव को लेकर भी दो मत है। एक मत है जिसमें विंसेंट स्मिथ इतिहासकार है, यहाँ पे मैंने लिखा है सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। एक मत है विंसेंट स्मिथ का। तो विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सिकंदर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। विंसेंट स्मिथ ने यह कहा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, इसका भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और दूसरे मत के जो इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत की जो एक तिथि संबंधी समस्या थी वो दूर हो गई। अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई? तिथि संबंधी समस्या। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय इतिहासकार, जो भारत के लोग इतिहास लिखते थे, तो उसमें कोई तिथि नहीं मेंशन करते थे कि कोई घटना घटी तो उसको लिख दे कि सन इतना में या फला बीसी में घटना घटी। तिथि संबंधी कुछ नहीं लिखते थे। कौन सी घटना कब हुई इस चीज का पता ही नहीं चलता था। तो जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो उसका ये प्रभाव हुआ, भारतीयों की तिथि की समस्या दूर हो गई। 326 बीसी में जो आक्रमण हुआ, उसी से भारत के इतिहासकार उसी तिथि से अपना तिथि उसमें डालना चालू कर दिए। तो पहले भारत के इतिहासकार जो है तिथि नहीं लिखते थे, तो घटनाओं के बारे में पता नहीं चलता था कि कौन सी घटना कब हुई है।
तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उसका यही प्रभाव है कि भारत की जो तिथि संबंधी समस्या थी क्या हो गई, वो दूर हो गई। दिस इज द बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको एकदम दिमाग में रखना है, तिथि संबंधी समस्या क्या हो गई, दूर हो गई। ठीक। अच्छा, ये मैंने लिखा है निकैया बहुकेफला, ये क्या है भाई? ये तो बड़ा विचित्र नाम है, निकैया बहुकेफला। तो ये सिकंदर के अपने प्रिय घोड़े का नाम है, निकैया और बहुकेफला। तो इसने, सिकंदर ने क्या किया कि अपने प्रिय घोड़े के नाम पे भारत में दो दो राज्यों का नाम रख दिया, निकैया, और दो नगरों का नाम रख दिया, निकैया और बहुकेफला। तो कुछ तो सिकंदर ने क्या कि कुछ नगर भी बसाए भारत में, जिसका नाम क्या रखा, निकैया बहुकेफला। यह किस पे है, उसके प्रिय घोड़े पे है। तो ऐसे ऐसे लोग भी थे कि अपने घोड़े के नाम पे ही पूरे नगर का नाम रख देते थे, निकैया बहुकेफला। अब मर गए मच्छर काटने से। अगला देखिए, भारत यूनान संपर्क को बढ़ावा। तो भारत और यूनान, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो उसका प्रभाव ये भी था कि धीरे धीरे फिर भारत और यूनान में संपर्क बढ़ता चला गया, फिर आगे की एक्टिविटी बढ़ी। अच्छा, व्यापार, व्यापारिक मार्ग भी खुल गए, जो रोम से व्यापार और तमाम व्यापारिक मार्ग खुले, तमाम एक्टिविटी, व्यापारिक एक्टिविटी होने लगी। ठीक। अच्छा, एक चीज और है कि सिकंदर के साथ कुछ कुछ इतिहासकार भी आए थे उसके साथ, सिकंदर के साथ कुछ विद्वान भी आए थे। तो उसमें एक था नियारकस। ठीक। तो नियारकस मतलब यात्री, एक तरह से मानिए इनको कि कुछ यात्री आए थे, तो उसमें एक नियारकस था। तो नियारकस ने कहा कि उस समय भारत में एक कठ जात हुआ करती, तो उसमें सती प्रथा का प्रचलन था। उसने अपने, ये नियारकस ने बताया कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो मैं वहां पे बहुत भ्रमण उमड़ किया, तो वहां देखा कि जो वहाँ कठ जाति थी उसमें सती प्रथा प्रचलित थी। क्योंकि ये सती प्रथा का जिक्र जल्दी मिलता नहीं है उस समय में, लेकिन इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि नियारकस द्वारा कठ जात में सती प्रथा का बताया गया। ठीक। तो ये हो गया आपका सिकंदर का आक्रमण। ठीक। अब इस चीज को आपको एकदम भूलना नहीं है कि भाई सिकंदर आया, आम्बी से मिल लिया, और सिकंदर आम्बी ने मिलकर पोरस से लड़ाई की। पोरस बेचारा हार गया। जब पोरस हार गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि भाई अब आपके साथ क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? तो पोरस ने कहा कि जैसे बड़े राजा, एक वीर राजा एक दूसरे वीर राजा के साथ करते हैं। तो सिकंदर इस पे बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसको तो साम्राज्य उसका वापस कर दिया और आगे बढ़ा। ब्यास नदी उसकी सेना पार नहीं कर पाई क्योंकि वो थक गई थी। और थक गई तो सिकंदर वहां से मजबूर होकर वापस लौट गया। वापस कैसे लौटा, मकरान तट हुए बेबीलोन गया। अब बेबीलोन में आप जानते हैं कि एक मच्छर ने काटा और निपट गए, सिकंदर निपट गए। तो बड़े बड़े सिकंदर मच्छर से भी निपट जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये तिथि संबंधी समस्या भारत की दूर हो गई। हुआ ये सब तो अपना जो छोटा मोटा है। विंसेंट स्मिथ ने कहा कि भैया कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आंधी की तरह आया, तूफान की तरह चला गया। सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। ठीक। तो ये हो गया आपका सिकंदर का आक्रमण, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब ये मैंने वैदिकोत्तर काल में जो पांच छह घटनाएं बताई थी कि पांच छह घटनाएं एक साथ घटी, तो उसमें मैंने बताया था कि विदेशी आक्रमण और वैदिकोत्तर साहित्यों का विकास, इसके बाद महाकाव्यों का संकलन। ठीक। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक अंतिम टॉपिक बचा इसमें, क्या बचा है, वो धार्मिक आंदोलन, और जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। पोस्ट वैदिक काल या वैदिकोत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, धार्मिक आंदोलन। ठीक। तो अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि से लेकर कैसे कैसे ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तमाम धर्म आए। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।